नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी। और आज हम समझ रहे हैं एक गद्य जिनका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। तो इस गद्य का साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। उपन्यास किसे कहते हैं? यानी हमारे जीवन के आसपास की कहानी जिसमें अंकित की जाए वही एक उपन्यास कहलाता है। जीवन के चरित्र को व्यक्त करना ही उपन्यास कहलाता है और उनका एक छोटा सा अंश यानी उपन्यास अंश। यहाँ पर हम देखेंगे तो इस गद्य का साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश और इनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी उनका उपनाम है अग्नेय जी। यहाँ आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। तो पाठ की समझौती से पहले लेखक का थोड़ा परिचय और देखें तो आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुत ही चर्चित यानी प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं उनका प्रदान उल्लेखनीय रहा है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्या यानी कुशीनगर में हुआ था। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता और बाद में वे कुछ समय के लिए श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तो क्रांतिकारी दल के यानी समूह में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में भी रहना पड़ा, यानी जेल में भी रहना पड़ा। तो उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन कार्य भी किया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। तो अग्नेय जी जो है वह विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना रही। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक भी माने गए हैं। तो इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत भी किया है। तो कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ भी रही है। तो उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन कार्य किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन, इनका जो यह पाठ है उनको हम देखें तो यह एक उनका उपन्यास अंश है जो शेखर एक जीवनी भाग से लिया गया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन यानी हम देखें तो शेखर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, यानी चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें शायद आप सभी लोग जानते भी हैं। और हम देखें तो उनके जीवन का एक प्रसंग यहाँ पर लिया गया है। और इस गद्य का शीर्षक हम देखें तो क्रांतिकारी शेखर, यानी हम देखें कि चंद्रशेखर आज़ाद के बचपन का एक किस्सा यहाँ लिया है और वे क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी वे होते हैं जो अपनी नई सोच इस संसार या दुनिया में लाते हैं और उनको अमल भी करते हैं। वे सब क्रांतिकारी कहलाते हैं। शेखर भी अपनी सोच को आगे लाए और इस वजह से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, इसलिए उसे क्रांतिकारी शेखर के रूप में पहचाना गया है। और यहाँ हम देखें तो इस गद्य में उनके बचपन का एक प्रसंग हमारे सामने आता है और इसलिए इस गद्य का शीर्षक है शेखर का बचपन, परंतु वे कैसे? क्रांतिकारी शेखर का बचपन। यहाँ हम देखते हैं कि जो यह गद्य है जिसमें क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके एक प्रसिद्ध उपन्यास, लेखक है उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी भाग 1 का एक छोटा सा अंश है। तो यह उनकी मूल कृति है और यदि हमें 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि यह गद्य किस में से लिया गया है तो शेखर एक जीवनी भाग के एक अंश में से उनको लिया गया है। और हम देखें तो यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का उनका जो जीवन चरित्र है वह काफ़ी कठिनाइयों में बीता हुआ कहीं कहीं हमें नज़र आ रहा है। तो उनके जीवन के चरित्र को यहाँ पर लिया है, यानी कॉलेज के जीवन से बचपन से लेकर कॉलेज तक के उनके जीवन को चित्रित किया गया है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्रता की खोज लक्षित था और वह लील पर चलने वालों में से नहीं था। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी
और हम देखें तो स्वदेशी चीज़ों का चाहक था यानी इच्छुक था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती और बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित किए गए हैं, जिनको आज हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं कि सन 1940 में गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन आरंभ किया था और स्वदेशी आंदोलन भी इसी का एक हिस्सा माना गया था। इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना था और इस पाठ के नायक शेखर पर भी इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि शेखर जब बचपन में थे तब जब सन 1940 में गांधी जी ने जो देश में असहयोग आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन भी उन्हीं का एक हिस्सा माना गया था और जिनके अंदर सभी विदेशी वस्तुओं का त्याग करना था और उनका जो प्रभाव था तब शेखर पर भी बचपन में पड़ा था, जिस बात को हम आज इस पाठ में देख रहे हैं कि असहयोग यानी किसी का सहयोग न होना। असहयोग की एक लहर आई और देश उसी में बह गया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तब देशवासियों पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा, चेष्टा यानी प्रयत्न करने लगा, और जब उनमें नहीं बह पाया या तो उन पर जो भी नियंत्रण लगाए गए थे जिनकी वजह से वे वहां नहीं पहुंच पाया, तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। यानी एक छोटी सी नाव को यदि पार लगाना है तो वो उनका जो नाविक है वह क्या करेगा, उनकी पतवार का सहारा लेकर अपनी नाव को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। उसी प्रकार शेखर भी क्या करता है, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने आप को बहाने का प्रयत्न करने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो 2-4 मोटे विदेशी कपड़े उनके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उनके पास नहीं थे बाहर जा सके। प्रायः यानी दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत यानी सबके साथ पुकार उस तक पहुंचती, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, तो तब उसके प्राण भी पुलकित हो उठते यानी प्रसन्न हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। यहाँ हम देखें तो जब गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन चलाया था, उनका असर, उनका प्रभाव बचपन में शेखर पर भी पड़ा था और वे भी क्या करने लगा, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने लगा, गांधी जी का साथ देने लगा। और जब उन्हें उन वहाँ जाने के लिए मना कर दिया गया तो वे क्या करता, अपने घर की खिड़की से, उनकी खिड़की से बाहर जो भी आंदोलन होते हुए दिखाई देते थे उनको वे देखा करता था। और उसने तय किया कि वे अपने व्यवहार से सभी विदेशी वस्तु, विदेशी चीज़ें, विदेशी बातें सभी को वे क्या करेगा, दूर, अपने से दूर रखेगा। इसलिए उसने क्या किया, उनके पास जो भी विदेशी कपड़े थे उनको एक जगह रख दिया और जो स्वदेशी कपड़े थे उनको ही वे पहनने लगा। इतने स्वदेशी कपड़े उनके पास नहीं थे कि वह उनको पहनकर बाहर जा सके, इसलिए वह क्या करने लगा, अपने घर की खिड़की से ही बाहर का आंदोलन देखने लगा। और उसने देखा कि बाहर जब सभी लोग एक साथ एक नारा उच्चार रहे हैं यानी गांधी जी का बोलबाला यानी गांधी जी की जय हो, और दुश्मन का मुंह हो काला यानी मुंह काला होना, यह एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है बदनामी होना। तो वे जब उनको सुनता था कि गांधी जी की जय हो और दुश्मन की हार हो या तो उनकी बदनामी हो, तो इन सभी नारों को सुनकर वे खुद आनंदित हो उठता था और उन्हीं के प्रकार उन नारों को गाने का प्रयत्न करता था। जब सभी को एक साथ इस प्रकार के नारे गाते हुए देखता था तो वे भी बोल उठता था कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। अंकुश यानी एक नियंत्रण, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। यानी घर की खिड़कियों से इन नारों को उचारने के अलावा वे इन आंदोलनों में भाग ले भी नहीं सकता था क्योंकि वह बहुत छोटा था, घर से अनुमति नहीं थी। और जब अनुमति नहीं थी तो वही उन्हें अपने देश के प्रति कुछ सोचने के लिए उन्हें क्या करते थे, उनको प्रेरणा रूप बना हुआ था। इससे वे क्या करते थे, माँ के एक दिन ऐसा हुआ, माँ के अतिरिक्त यानी उनके सिवाय सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी यानी छत पर बैठी हुई थी।
शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे यानी इकट्ठे किए और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया यानी उनको इकट्ठा किया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। तेल का पीपा जो बड़ा था वह नौकरों के पास रहता था, जहाँ वहाँ जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। शेखर को सभी विदेशी मात्रा की जो भी वस्तुएं थी उनसे उन्हें नफरत होने लगी थी। इसलिए वह क्या करता था, जो भी उनके पास विदेशी वस्तु थी उनको वह अपने से दूर रखने लगा। तो एक दिन उन्होंने ऐसा ही किया। जब घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे और उनकी माताजी और वे ही एक घर में थे, तब उसने देखा कि उनकी माता छत पर बैठी हुई थी। तब मौका पाकर उन्होंने क्या किया, घर के सभी विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया और घर के खुले आंगन में उनको ढेर लगा दिया, इकट्ठा किया और मिट्टी का तेल लाकर उन पर डालकर उन्हें आग लगा दी, यानी जो भी विदेशी वस्त्र थे उनको जला दिया। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। आह्लाद यानी उनका आनंद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। कौन सा सूत्र गाने लगा? जो उन्होंने बाहर सभी लोगों के पुकारते हुए उन्हें सुना था कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, यानी गांधी जी की जय हो और दुश्मनों की बदनामी हो। तो वे देख रहा है कि जो भी विदेशी वस्त्र उनके घर में थे वे सभी जलकर राख हो गए हैं। तो उनका आनंद भी और बढ़ गया और वे खुशी के मारे वह सूत्रों को फिर से ऊंचा आने लगा कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। परंतु थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी ही देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, यानी माताजी ने उन्हें जोरदार का एक चटका लगा दिया और उनके गाल भी कैसे हो गए? विदेशी के जैसे ही हो गए। लेकिन ढेर तो राख हो गया था। जो भी विदेशी वस्त्र थे उन्हें आग लगा दी थी, इसलिए वे सभी जलकर राख हो गए थे। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी। घृणा यानी नफरत होने लगी थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं आतंक भरा हुआ है। उन्होंने देखा कि हम विदेशी चीज़ों को या तो विदेशी भाषा को कितना महत्व देते हैं और वे क्या करने लगा, उन सभी चीज़ों से दूर रहने लगा। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नहीं भी। वह देखने लगा कि उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में ही बात करने के लिए कहा करते थे और यह भी कि वह शैशव यानी बचपन से ही अंग्रेजी बोलना जानते हैं पर हिंदी अभी सीख रहे हैं। शेखर देख रहे हैं, उन्हें कुछ पुरानी बातें भी याद आई, नई भी याद आई और उन्होंने देखा कि हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में विदेशी भाषा का कितना प्रभुत्व बढ़ा हुआ है। उनके पिता भी घर में बचपन में बच्चों को अंग्रेजी में ही बात करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे और जब भी उन्होंने सोचा कि यदि विदेशी ही हमारी मातृभाषा कही जाएगी तो हमारी मातृभाषा तो क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा तो क्या थी? हिंदी थी, यानी कि उनकी राष्ट्रीय भाषा या और उनकी मातृभाषा हिंदी थी। उनको तो सिर्फ अभी सीख ही रहे थे, परंतु अंग्रेजी तो बचपन से ही बोलना जानते थे और उनके पिता भी उन्हें अंग्रेजी में ही बात करने के लिए कहा करते थे। और उनकी पहली आया थी वह भी एक ईसाई थी जो अंग्रेजी ही बोलती थी और उनका पहला गुरु था जिसके साथ उन्हें दिन भर बिताना होता था वह भी एक अमेरिकन मिशनरी था, यानी अमेरिकन गुरु था जो चाहे पढ़ाता कुछ भी नहीं था परंतु दिन भर अंग्रेजी की ही शिक्षा देता रहता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ कही जाएगी। तो उसके आत्माभिमान को बहुत ही सख्त धक्का लगा। उन्होंने सोचा कि यदि हम पूरे दिन जो भी भाषा का व्यवहार करते हैं जो हमें हमारे बचपन में माता पिता के द्वारा सिखाई गई है और यदि अंग्रेजी ही उनकी मातृभाषा बन गई और विदेशी भाषा को उन्हें अपनी माता कहने का अवसर हो तो वे इस बात को सहन नहीं कर पाते थे और उनको अपने आत्मविश्वास और आत्माभिमान को धक्का लगा और उनसे वे दुखी हो गए और जिसे वे घृणित समझते थे यानी नफरत समझते थे, उसी विदेश को यदि माँ कहने को वे बाध्य होना यानी यह मुहावरा है जिनका अर्थ होता है लाचार होना, तो इस बात को वे सहन नहीं कर पाते थे और उसने उसी दिन से बड़ी लगन से यानी बड़ी इच्छा से हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया और चेष्टा से यानी प्रयत्न से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्दों को निकालने लगे और अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को भी वे दूर करने लगे। उसने ठान लिया कि यदि मेरी मातृभाषा या मेरी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो उन्हीं को मैं अपनी मातृभाषा बनाऊंगा और विदेशी को या तो विदेशी भाषा को अपने आप से दूर रखूंगा।
अपने व्यवहार से भी विदेशी शब्दों को दूर कर दूंगा। और उसने क्या किया, उसी दिन से हिंदी भाषा को बड़ी ही इच्छा से सीखने का प्रयत्न किया। परंतु यह साबित कैसे करें कि उन्होंने हिंदी भाषा को अच्छी तरह से सीखा है या तो गांधी जी के प्रति उन्हें कितनी श्रद्धा है। तो इस बात को साबित करने के लिए और अपने हिंदी ज्ञान को साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए और गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का कोई साधन उसे प्राप्त नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, हम देखें कि उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ कर दिया। जब कोई यदि अपने मन की बात को यदि प्रकट नहीं कर पाता तो वे क्या करता है, लिखने का प्रयत्न करता है। उसी प्रकार जब उसे अपने हिंदी भाषा उन्होंने कितनी सीखी है इस बात को साबित करने के लिए या तो गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई साधन न रहा, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक राष्ट्रीय नाटक के रूप में लिखना आरंभ कर दिया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति यानी याद उसे अभी भी ताजी थी, इसलिए उसने लिखने में कोई विशेष कठिनाइयाँ नहीं हुई। उसने अपने बचपन में एक ऐसा खेल देखा था जिसकी प्रस्तावना को उसने क्या किया, अपने नाटक में जैसा का तैसा ही लिख दिया। तो प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों ही हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। इसलिए उसे इस नाटक लिखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। और उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और उन्हें सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कटाई, बुनाई और विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग करना और प्रत्येक अवसर यानी जब भी मौका मिले तब दूसरा घाल आगे कर देना। यहाँ पर हम देखें तो इस नाटक का उनका विषय रहा गांधी जी का। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था उस वक्त का जो माहौल था और गांधी जी के प्रति उनके मन में जो भी श्रद्धा थी उन सभी बातों को उन्होंने क्या किया, इस नाटक में लिखने का आरंभ किया। और जो गांधी जी अनवरत यानी अविरत कटाई और बुनाई करते थे, यानी सभी लोगों को, अपने भारतवासियों को स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए जो प्रेरित करते थे उन सभी बातों को और विदेशी चीज़ों या तो विदेशी लोगों का परित्याग करने की जो भी बात थी और जब भी मौका मिले तो यदि कोई हमारे एक गाल पर चाटा लगाए तो दूसरा गाल आगे करने का जो बात थी उन सभी बातों को उन्होंने इस नाटक का विषय बना लिया। और सत्य हरिश्चंद्र यह इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया। अपने ऊपर से शेखर की प्रतिभा यानी बुद्धि द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन यानी स्वतंत्र और बाधाहीन यानी किसी भी रुकावट के बिना भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। यहाँ हम देखें तो शेखर का जो नाटक था उनका विषय यही था कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया उनमें देशवासियों का कितना सहयोग रहा, वे खुद उनमें किस प्रकार बह गए और गांधी जी जो देशवासियों को अहिंसक प्रवृत्ति के द्वारा इन आंदोलन में भाग लेने के लिए जो प्रोत्साहित करते थे और जो भी स्वदेशी चीज़ थी उनका उपयोग करने के लिए लोगों को जो भी प्रेरणा देते थे, उन सभी बातों को यहाँ पर हम देखें तो सत्य हरिश्चंद्र इस नाटक में सभी बातों का उल्लेख हुआ है। और इंद्रलोक आरंभ होत से हटकर अंत में आ गया था, यानी शेखर के चेहरे पर भी एक प्रकार का जो क्रांतिकारी शेखर के चेहरे पर एक जो आनंद दिखाई देता था उन सभी बातों को उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और इन नाटक का हम अंतिम दृश्य देखें तो उनका एक ही लक्ष्य था कि हमारा देश किसी भी तरह से वह स्वतंत्र हो जाए, किसी भी बाधा के रहित, और भारत का एक जो भी विशाल स्वप्न था वे इस नाटक का विषय रहा था। और हम देखें तो बाद में नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर ही स्याही से ही इसकी प्रतिलिपि भी तैयार की, यानी उनकी नकलें तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। उन दिनों ऐसा था कि जो भी हमारे क्रांतिकारी लोग जो भी साहित्य का सृजन करते थे, देशवासियों को उनके बारे में देते थे, तब ब्रिटिश शासक उनसे क्या करते थे, उनके लिखे हुए इन लेखों को वे उनसे जब्त कर लेते थे और वे नहीं चाहते थे कि हमारे देशवासी एक होकर क्या करें, सभी को उन विदेशियों को वहाँ से दूर भगाने के प्रयत्न में लगे। इसलिए वे क्या करते थे, उनसे उनके जो भी नाटक लिखते थे, जो भी काव्य लिखते थे, उनसे वे जब्त कर लेते थे। तो यहाँ पर शेखर ने भी अपने नाटक की कई प्रतिलिपियाँ यानी नकलें तैयार की, परंतु उन्होंने क्या किया, उन नाटकों को छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्न की गति उसे अभी भी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न
किसी को भी नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। वे जानते थे कि यदि वे किसी को कहेंगे तो उनसे भी उनका यह नाटक जब्त हो जाएगा, इसलिए उसने यह नाटक किसी को नहीं दिखाया, उनको छिपा कर रख दिया। परंतु हर समय जब वह जहाँ जाता उसके मन में एक ही ध्वनि गुंजा करती थी, मैं एक शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। वह नाटक वे अभी पूरा नहीं था, इसलिए उन्होंने लिखा कि मैं एक शेखर हूँ और अपूर्व नाटक का एक लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता से अपने हाथों से ही उसका निर्माण किया था, जो स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। वे अपने मन से ही इतने ही उत्साहित थे, इतने ही आनंदित थे कि उन्होंने खुद अपने हाथों से इस नाटक का निर्माण किया था, किसी की भी राय लिए बिना, किसी की भी मदद के लिए बिना उन्होंने इस नाटक का क्या किया था, निर्माण किया था। इसलिए वे काफ़ी खुश थे। और वे भी कैसा नाटक, अपने भारत को आज़ाद देखने का जो एक उनका जो लक्ष्य था, उनका जो एक स्वप्न था, वैसा ही एक नाटक उन्होंने लिखा था। और जहाँ पर भी वे जाते थे उनके मन में एक ही बात गुंजा करती थी कि वे एक शेखर है और उन्होंने एक नाटक की रचना की है और उनके लेखक है खुद चंद्रशेखर। तो उनकी खुशी यहाँ पर हमें दिखाई देती है, या तो अपने देश के प्रति उनकी जो भावना थी उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बात तो और भी बताई है यहाँ पर कि शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर उनके साथ गए हुए थे, परंतु यहाँ हुआ ऐसा कि जब वे अपने पिता के साथ गए हुए थे तो बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम में बाहर टहल रहे थे, यानी इधर उधर घूम रहे थे। और शेखर कुछ आगे थे और उनके पिता उनके पीछे पीछे थे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, उन्मुख यानी उनके सामने आकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने क्या किया, एक लड़का आया और उनका पहरवेश या तो उनका बाह्य देखाव देखे तो बहुत ही फैशनेबल रूप का था, यानी विदेशी रूप में वह आया हुआ था। और वह क्या करने लगा, शेखर के सामने आकर खड़ा हो गया और अंग्रेजी में उनका नाम पूछा। शेखर ने सिर से पैर तक उसको देखा। सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति उनको देखना। लड़का एक अच्छा सूट पहने था। यहाँ हम उनका परिचय देखें तो लड़का बहुत ही अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी थी और उसके स्वर में अहंकार था, यानी घमंड था। शायद वह अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था और उन्हें एक प्रकार का घमंड था कि उन्हें कितना अंग्रेजी आता है, इसलिए वह शेखर को क्या करता है, अंग्रेजी में प्रश्न पूछ बैठता है। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पिता पीछे थे और पिता की उपस्थिति में वह बात करने से झिझकता था, यानी घबराता था, इसलिए उसने उत्तर नहीं दिया, ऐसा नहीं था। परंतु उस लड़के की बात में उन्हें कहीं ना कहीं घमंड नजर आया, इसलिए उसने क्या किया, उनका कुछ उत्तर नहीं दिया और उस लड़के को उसने क्या किया, ऊपर से नीचे तक देख लिया, यानी उनको भली भांति देखा। उस लड़के ने समझा कि उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी नहीं जानता है। उसने तनिक और रोब में कहा, यानी जरा और घमंड में कहा, माई नेम इज़ डू यू गो टू स्कूल, यानी मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो। जब शेखर ने इस बात को सुना तो मन ही मन समझ लिया कि यह लड़का कोई अंग्रेजी को जानता नहीं है, यानी अंग्रेजी को उनको जानता नहीं है, लेकिन किसी पाठ को वह दोहरा रहा है। यानी शेखर समझ गया कि इसे अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना आता नहीं है, लेकिन वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का एक दिखावा करना चाहता है, घमंड अपना दिखाना चाहता है। इसलिए जब उस बच्चे ने कहा कि माई नेम इज़ डू यू गो टू स्कूल, यानी मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो, यह सुना तो शेखर क्या करते हैं, वे उनका कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, परंतु हिंदी में वह हम देखें तो कुछ उत्तर जरूर देता, ताकि वह काफ़ी और दूसरी बार अंग्रेजी बोलना बंद हो जाता। उसके मन में यह संदेह यानी शंका भी उठ रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं है। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई भी दिया नहीं। घृणा यानी नफरत से उनकी ओर देखा, परंतु उनका उत्तर कोई देना नहीं चाहा। और आगे हम देखें तो उनके पिता यह सब सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा है, अंग्रेजी भी बोलना जानता है, वह जानते हैं कि वह लड़का भी गलत अंग्रेजी बोल रहा है, फिर भी चंद्रशेखर ने उनका उत्तर क्यों नहीं दिया। इसलिए पिता ने कुछ कुदरत स्वर में शेखर से आकर कहा कि
शायद उस लड़के को जताने के लिए भी कहा कि मेरा लड़का अंग्रेजी बोलना जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। लेखक के पिता यानी हम देखें कि शेखर जो थे, चंद्रशेखर, उनके पिता ने आकर उनको कहा कि उत्तर क्यों नहीं देते या तो जवाब क्यों नहीं देते। वह लड़का गलत अंग्रेजी बोल रहा था, तुम्हारे सामने तनिक रोब में अपना घमंड दिखा रहा था, तो तुम चुप क्यों थे, उनका उत्तर तुमने क्यों नहीं दिया। परंतु शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। जब उनके पिता ने उस लड़के के सामने आकर कहा कि उत्तर क्यों नहीं देते, उन्हें डांटा थोड़ा सा, तो लेखक और भी गुस्से हो गया और फिर भी और चुप हो गया। उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया और वह लड़का समझने लगा कि इन दोनों में से कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, इसलिए वह घमंड करके मुस्कुराकर वहां से चला गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उनका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। उनके पिता गुस्से हो गए क्योंकि वह लड़का गलत अंग्रेजी बोल रहा था, फिर भी शेखर ने उनका सही उत्तर नहीं दिया या तो उनके सामने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो इस बात से उनके पिता गुस्से हो गए और उन्हें आकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हारा मुंह टूट गया था। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने या उत्तर न देने की गुस्सा की करने से बच गया। यानी उत्तर नहीं देना चाहते थे और वे क्या कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। तो उन ऐसी आनाकानी करने से वे बच गए और जब भी ट्रेन आई तो वे वहाँ से चल दिए। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से आकर कहा कि हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो उनके बोल नहीं निकलते। तो इन बात को भी शेखर ने सुन लिया कि उनके पिता घर आकर भी अपने बच्चे की बुद्धू बुद्धू होने वाली घटना का वे अपनी माता से फरियाद करते हैं कि उनके बच्चे बुद्धू है, किसी के सामने उनका मुंह नहीं खोलता। यदि कोई आकर उनके सामने घमंड कर दे, कुछ चाहे गलत गलत बुरा बोल दे, तो भी हमारे बच्चे उनका कोई उत्तर नहीं देते। और इस बात से उन्हें काफ़ी बुरा लगा था। और इन सभी बातों को पिता जब माँ से कह रहे थे, उन सभी बातों को शेखर ने सुन भी लिया था। फिर भी उसने तय किया था कि वे क्या करेंगे, अपने व्यवहार से, अपनी बोलचाल से, अंग्रेजी भाषा हो चाहे अंग्रेजी वस्तु हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उनसे वह क्या करेंगे, दूर रहेंगे। इसलिए उसने उस लड़के का उत्तर नहीं दिया। उसने जो तय किया था वही उन्होंने किया और शेखर ने सुन लिया था। फिर भी वह गुस्सा नहीं हुए और किसी भी बात को उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम देखें कि पूरे पाठ में क्रांतिकारी जो शेखर है, क्रांतिकारी शेखर के बचपन के कुछ किस्से यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कुछ प्रसंग यहाँ पर दिए गए हैं। 2-3 प्रसंग को हमने देखा कि बचपन में वे जब थे तो उन्हें देश के प्रति जो भी मान था या तो देश के प्रति उनके मन में जो भी भावनाएं थी उनको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। यानी उनके बचपन के प्रसंग से ही हमें पता चलता है कि वे देश के प्रति कितने जागरूक थे और देश के प्रति उनकी क्या चाहना थी, जो भी बोलते हुए करके दिखाते थे और इसलिए उसे क्रांतिकारी शेखर के रूप में पहचाना गया है। और इस पाठ का शीर्षक भी यहीं पर सिद्ध होता है कि क्रांतिकारी शेखर का बचपन। जिनके बचपन का कुछ उनके बचपन के कुछ प्रसंग यहाँ दिए गए हैं कि उन्हें विदेशी मात्रा के प्रति कितनी नफरत थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने विदेशी वस्त्रों को जला दिया। उन्होंने अपने व्यवहार से विदेशी शब्दों को यानी विदेशी भाषा के शब्दों को दूर करना चाहा और अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सीखने का उन्होंने कितना प्रयत्न किया और इनको साबित करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक भी लिखा। और हम देखें तो उनके एक बचपन का प्रसंग था कि एक लड़का उनके सामने आकर गलत अंग्रेजी बोलता है। वे जानते थे कि वह लड़का गलत बोल रहा है, कोई पाठ ही दोहरा रहा है, फिर भी वे क्या करते हैं, उनका उत्तर अंग्रेजी में नहीं देते हैं। यदि उनके पिता वहाँ न होते तो इस लड़के को हिंदी में उत्तर अवश्य देते ताकि वह लड़का भी दोबारा गलत अंग्रेजी बोलने का प्रयत्न नहीं करता। और इन सभी किस्सों या तो इन सभी प्रसंगों से हमने देखा कि देश के प्रति उनके मन में क्या भावनाएं थी। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा उनके बचपन के प्रसंगों को और हम देखें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखा है कि यह प्रसंग जो है वह शेखर एक जीवनी उपन्यास का पहला भाग उनमें से एक प्रसंग को यहाँ पर लिया गया है। तो पूरा पाठ जो है वह हमने देखा है। अब हम क्या करेंगे, इनके स्वाध्याय के जो भी प्रश्न है वे हम हमारी नोटबुक में प्रश्नों के रूप में लिखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यह पूरा पाठ हमने देखा है। यदि आप चाहे तो एक बार इस पाठ को पढ़कर भी समझ सकते हैं और इनकी समझौती प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते।